हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से हम बुराई पर अच्छाई की जश्न मनाएंगे। अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सभी एक वैकेंसी पर अपना अधिकार जमा सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे 12 अक्टूबर के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। और 2 से 3 लल्लन टॉप प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 12 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाक्यो समूह का संबंध किससे है? तो यह समूह है जापान का। इसे जो है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 में निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है और इसी समूह को हिबाकुस समूह कहते हैं। और ये कहाँ का समूह है? तो जापान का समूह है। यह समूह कब बना था? तो 1945 में बना था, जब जापान पर परमाणु हमला किया गया था। उसी समय जो है कुछ लोग जो है इस परमाणु हमले में बच गए थे, तो उन्होंने ही क्या बनाया था, एक समूह बना लिया जिसे निहोन हिंडाक्यो समूह कहते हैं। तो अगर बात करें कि जापान पर परमाणु हमला किसने किया था, तो यूएसए ने जापान पर परमाणु हमला किया था। कब किया था? तो 1945 में किया था। और जापान के 2 शहरों पर, एक तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु अटैक किया गया था। ठीक है, तो इसी को जो है इसी को देखते हुए जो ये समूह बनाया गया था, ये जो बच गए थे उन्होंने एक भयावह स्थिति देखी थी परमाणु हमले में कि कैसे लोगों का, दुनिया का विनाश हो जाता है। तो इसी के उद्देश्य से जो है यह समूह बनाया गया था और इसका उद्देश्य है परमाणु हथियार मुक्त दुनिया। तो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया, यह इसका उद्देश्य हो गया है। तो इसी को जो है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ प्रदान किया जाता है? तो यह ओस्लो में प्रदान किया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है, जिसे हिबाकुस समूह कहते हैं और यह समूह जो है जापान का है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहली बार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 1901 में हेनरी डुनैंट को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हेनरी डुनैंट अगर पूछे किसके संस्थापक है, तो इन्होंने स्थापना करी है रेड क्रॉस संस्था की। तो रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हेनरी डुनैंट ने करी है और इसीलिए 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पहला किसे दिया गया था? हेनरी डुनैंट को दिया गया था। अब तक जो है हेनरी डुनैंट की जो संस्था है रेड क्रॉस, इसे जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया है शांति का। अगर बात करते हैं कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार 2024 में किसे मिला है? निहोन हिंडाक्यो समूह को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इस समूह का उद्देश्य है परमाणु हथियार मुक्त दुनिया, यह इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला था। आप सभी को पता है कि 2024 में जो भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसका रिवीजन हम एक बार देखते हैं, फिर लास्ट में जो है एक ही वीडियो में पूरी नोबेल पुरस्कार पढ़ा दी जाएगी पूरी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2024 में? तो यह हांगकांग को मिला है। यह लेखिका है कहाँ की? दक्षिण कोरिया की, और दक्षिण कोरिया की पहली महिला है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है, तो इसके लिए ट्रिक है, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा। तो इसके लिए जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बकरा से हो जाएगा बेकर और हंस से हो जाएगा डेविस हंसविस। और किसके लिए मिला है? और इन्हें प्रोटीन निर्माण के लिए, क्योंकि बकरे ने क्या खाया? प्रोटीन खाया है। प्रोटीन खाकर क्या करने लगा? जंप करने लगा, तो जंपर हो जाएगा। तो 3 लोगों को जो है 2024 में शांति रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 3 व्यक्तियों को। बकरा से हो जाएगा बेकर और हंस से हो जाएगा हंसविस और जंप से हो जाएगा जंपर। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 में, तो इसके लिए ट्रिक है, फील्ड में मशीन हिंट मारती है। तो फील्ड से हो जाएगा हाफ फील्ड और हिंट से हो जाएगा हिंटन। तो इन 2 व्यक्तियों को जो है मशीन के लिए
2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्या हो जाएगा, मशीन की लर्निंग के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन एच हॉपफील्ड को दिया गया है और इन्हीं के साथ साथ जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो इसके लिए ट्रिक है, गोरी बॉस मेडिसिन नहीं लेती है, यानी ना लेती है, क्या नहीं लेती है, तो मेडिसिन नहीं लेती है, तो इसके लिए यह ट्रिक हो जाएगा। तो बॉस से हो जाएगा, गोरी से हो जाएगा गैरी, और बोस से हो जाएगा एम्ब्रोज। मेडिसिन का मतलब हो जाएगा चिकित्सा और नहीं का मतलब हो जाएगा ना, तो क्या नहीं लेती है, मेडिसिन नहीं लेती है, तो ना से हो जाएगा RNA। तो माइक्रो RNA की खोज के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवन को दिया गया है और ये दोनों कहाँ के हैं, USA के हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी, तो प्रयुक्त सभी। अभी जो है कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ पर गई हैं, अफ्रीका की यात्रा पर गई हैं। कहाँ पर, अफ्रीका की यात्रा पर गई हैं और ये पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी जो 3 राज्यों में 3 देशों में यात्रा करी हैं। एक तो हो जाएगा अल्जीरिया, दूसरा है मारिटानिया और तीसरा है मलावी। ये तीनों देश अगर पूछे किस महाद्वीप के हैं, तो ये तीनों देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। अगर वही बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है और अल्जीरिया की राजधानी का क्या नाम है, अल्जीरियस इसकी राजधानी का नाम है, जबकि मारिटानिया की राजधानी का नाम है नोकछूट और जो मलावी है इसकी राजधानी का नाम है लिलोंगवे। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 2023 की बैठक अगर पूछे कहाँ पे हुई थी, तो हमारे भारत में हुई थी। भारत में किस जगह पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई थी। और G20 2023 की थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम थी और यहीं पर 2023 में ही G20 में 21वां सदस्य देश शामिल हुआ था जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। और इसी अफ्रीकन यूनियन का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा पूछे किस देश की राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कि G20 का जो 2024 का आयोजन होगा ये कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान किया जाएगा, तो 5 लोगों को मरणोपरांत जो है, वैसे मरणोपरांत एक व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण के लिए घोषणा किया गया है, जिनमें बिंदुएश्वर पाठक, और इन्हीं के साथ साथ 5 लोगों को और दिया जाएगा। तो मरणोपरांत मिलेगा बिंदेश्वर पाठक जी को, इनके साथ साथ चिरंजीवी को, पद्मा सुब्रमण्यम जी को, बैजंती माला को और वेंकैया नायडू जी को। तो इन 4 व्यक्तियों को भी जो है क्या मिलेगा, पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा। लेकिन मरणोपरांत किसे मिल रहा है, तो बिंदेश्वर पाठक जी को मिल रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है, तो सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश है बरमूडा। अगर पूछे बरमूडा किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल GNI रैंकिंग 2024, GNI का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी सकल राष्ट्रीय आय, जिसमें अगर पूछे पहला स्थान किस देश का है, तो बरमूडा का है, दूसरा स्थान है USA का है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रति व्यक्ति सकल आय है, इसको जो है इस मामले में सबसे आगे कौन सा देश है, तो बरमूडा है, ठीक है। अगर आप सभी को सकल राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो इसके लिए जो है जिस भी देश का निकालना चाहते हैं, तो उस देश की टोटल आय जो है, यानी कि कितना आय है उस देश का और टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों को जो है आपस में भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय, सकल आय निकल जाएगा। इस मामले में पहला स्थान बरमूडा का है, दूसरा स्थान किसका है, USA का है। जो बरमूडा है इसकी राजधानी का नाम है हैमिल्टन, क्या है, तो हैमिल्टन है। लेकिन हैमिल्टन पर जो है अगर पूछे अधिकार किसका है, तो ब्रिटेन का है, ठीक है। तो बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, जिस पर अधिकार ब्रिटेन का है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134 और इसके बाद है GII, इसमें अगर पूछे कि भारत की कौन सी रैंक है, तो 108वें नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 159, फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th, यानी कि पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर इंडिया। तो फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4था।
एशियन पावर इंडेक्स में यानी एशिया में सबसे प्रभावशाली यानी शक्तिशाली देश कौन सा है, तो इस मामले में भारत का तीसरा है। पहला अगर पूछे किसका प्रभाव है तो यूएसए का पहला है, किसका, यूएसए का, और दूसरा पूछे किसका है तो चाइना का दूसरा है, तीसरा अपने भारत का है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है 63, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 76, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक है 109। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है, तो राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है। राफेल नडाल अगर पूछे किस देश के हैं तो स्पेन के हैं, और इनका खेल कौन सा है तो इनका टेनिस का खेल है। इन्होंने अब तक जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, इसलिए इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है किस ओपन में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो 4 ओपन होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस ओपन में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है तो फ्रेंच ओपन में जीता है। इन्होंने 14 जो है ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में जीता है, ठीक है, और बाकी के 3 अन्य ओपन में जीता है। अगर बात करते हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, और ये संन्यास कब लेंगे तो नवंबर 2024 में लेंगे। और बात करते हैं कि ये अपना खेल कौन सा आखिरी खेलने वाले हैं, तो डेविस कप खेलेंगे जो कि नवंबर 2024 में होगा। इसके बाद जो है ये टेनिस से संन्यास ले लेंगे। अब बात करते हैं कि चारों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब कि इस साल में सबसे पहला कौन सा खेला जाता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन खेला जाता है, और वहीं चौथे नंबर पर यूएस ओपन खेला जाता है। यानी कि साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन से ओपन से होती है और समाप्त जो है यूएस ओपन से होती है। ऑस्ट्रेलियन अगर इसमें पूछे चारों में सबसे पुराना कौन सा ओपन है तो विंबलडन ओपन है, इसकी स्थापना 1887 में होता है। इसी के बाद जो है यूएस ओपन की स्थापना होती है 1881 में, इसके 10 साल बाद 1891 में फ्रेंच ओपन, और 1905 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है स्थापना की जाती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे किस कोर्ट पर खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और वहीं जो विंबलडन ओपन है ये ग्रॉस कोर्ट पर खेला जाता है, और जो यूएस ओपन है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर वही बात करें विंबलडन ओपन को जो है रोलैंड गैरोस ओपन भी बोलते हैं, तो इसका 2 नाम है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। वहीं बात करें कि विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है तो नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, और ये किस देश के हैं तो ये सर्बिया के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं, तो इनका नाम हो जाएगा नीमा रिंजी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नेपाल के हैं नीमा रिंजी। इन्होंने जो है 8000 से ऊंची चोटियों को, जिसमें सभी 14 चोटियाँ आती हैं, इनको फतह कर लिया है, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनकी उम्र है 18 वर्ष। इन्होंने 18 वर्ष में ही जो 8000 से ऊंची चोटियां हैं, जिसमें 14 चोटियां आती हैं, इनको फतह कर लिया है। इनका नाम है नीमा रिंजी, और ये नेपाल के हैं। अब वही बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार किसने फतह किया है, तो कामी रीता ने करा है। माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने फतह किया था तो एडमंड हिलेरी ने करा था, और इनके साथ साथ थे तेंजिंग नोरगे। तो इन दोनों व्यक्तियों ने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है, इंटुएटिव कंपनी है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश के थे तो तुलुव वंश के थे। छठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है तो यह 15 अक्टूबर को मनाया गया है। 12 अक्टूबर को कब मनाया गया है तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह साल में 2 बार मनाया जाता है। कब तो साल में 2 बार, एक तो 11 मई को मनाया जाता है और दूसरा वाला 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में जो 12 अक्टूबर को मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई है पक्षियों के लिए कीड़े, ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं CMS COP14 यानी जिसे कहते हैं प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ था तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था फरवरी 2024 में, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे।
अगर नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार का। इसकी व्याख्या देखें तो बिहार राज्य में जो है टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, तो 2 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला वाला कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और दूसरा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, दूसरा वाला है कैमूर टाइगर रिजर्व। तो अब याद रखेंगे बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व। अगर वही बात कर लेते हैं भारत में इनके पहले 3 और याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे 54वें क्रम का, 54वें क्रम का कौन सा था, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में था। अब वो पूछे कि 55वां कौन सा है, तो 55वां बन गया है कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 55वां याद रखेंगे, 54वां, 53वां और 92वां, यहाँ तक हम याद रखेंगे। तो 92 क्रम का कौन सा था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में है। 54वां कौन सा है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। और वहीं 55वां कौन सा बन गया है, तो कैमूर टाइगर रिजर्व बन गया है। ऑप्शन 3 ये ऑप्शन थे, तीनों को सॉल्व करते हैं। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमली पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरम और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन हैं, तो इसके डायरेक्टर हैं, आप सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है, तो डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो डॉक्टर वेणुगोपाल जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे 1994 में। ठीक है, यानी कि हार्ट को जो है एक जगह से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किए थे। तो भारत का पहला किसने किया था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल जी किए थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जो हार्ट होता है, इसी हार्ट को साइंस की भाषा में कार्डियो कहते हैं। ठीक है, और जो ये कार्डियो होता है इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो ये डॉक्टर वेणुगोपाल थे, इनका संबंध हो जाएगा, ये कौन थे, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट थे। जिनका जन्म अगर पूछे कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो ये राजमुंदरी है, यहाँ पर एक हेड क्वार्टर है जो कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पे है, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो जो MPL है यानी महिला प्रीमियम लीग, इसको पहली बार किसने जीता है, तो RCB ने जीता था। और इसकी कप्तान कौन है, तो स्मृति मंधाना जी हैं। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, तो डिगबोई में खोजा गया था। डिगबोई स्थान असम में है। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है, तो यह डायोप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ करी है, तो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ करी है, तो उड़ीसा सरकार ने करी है। इसकी व्याख्या देखें तो ग्रामोदय योजना किसने शुरू करा है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू करा है। यहाँ के CM कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं। और जो ये योजना शुरू करी गई है, ये किस क्षेत्र के लिए है, तो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए है, यानी कि जो कि सरकार को नहीं मानती और उनकी द्वारा जो भी योजनाएं होती हैं इन तक बहुत ही कम पहुंचती है। तो इन्हीं व्यक्तियों के लिए, इन्हीं समाज के लोगों के लिए जो है ग्रामोदय योजना शुरू किया गया है मोहन चरण मांझी जी के द्वारा। यानी जो भी सरकार की योजनाएं होंगी इन तक पहुँचाई जाएगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। और किसके लिए, तो जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वहाँ तक यह योजना पहुँचाना है। सुभद्रा योजना ये कहाँ शुरू किया गया था, तो ये भी उड़ीसा में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा जी हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात करी है? तो फिलीपींस को करी है। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा जी बनाए गए हैं। इसकी व्याख्या देखें तो टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन अध्यक्ष यानी किसे बनाया गया है? तो नोएल टाटा जी को बनाया गया है। ये जो है हमारे लीजेंड रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। अब आप सभी को बताना है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 अगर बात करें कि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, और वहीं इनकी जो कहानी मैंने बताई थी वो 1998 में इन्होंने अपनी इंडिका कंपनी को बेचने के लिए किसके पास गए थे? यूएसए के बिल फोर्ड के पास गए थे। किसके पास? बिल फोर्ड के पास गए थे और बोले थे कि आप हमारी कंपनी को ख़रीद लीजिए। तो बिल फोर्ड ने क्या बोला था कि ये कंपनी मैं आप पर ख़रीद कर आप पर ही एहसान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के बाद इन्होंने 2008 में परिश्रम किया था और इसके बाद 2008 में जो बिल फोर्ड की दो कंपनी थी जैगुआर और लैंड रोवर, इसको खरीद ली। इसी की याद में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार रतन टाटा जी को कब मिला था? तो 2008 में मिला था। और अभी जो है चेयरमैन कौन बनाए गए हैं टाटा ट्रस्ट के? तो नोएल टाटा जी बनाए गए हैं, जो कि रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। 2011 की जनगणना में अगर पूछे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घट गई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और कुछ ललन टॉप प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थोड़ी सी अच्छी तबीयत नहीं लग रही है, जिसकी वजह से आज वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन बना दिए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।